सोशल मीडिया पर एक लाइन पढ़ी है जो सबसे ज़्यादा वायरल है। जिस देश में जज रिटायरमेंट के बाद प्लेसमेंट ढूंढते हैं वहाँ न तो न्याय जिंदा रह सकता है और न ही लोकतंत्र। सोचिए इस बात को, जिस देश का जज नौकरी के बाद भी नौकरी ढूंढ रहा हो कि हमें राज्यसभा जाना है, एनएचआरसी का हेड बनना है, कोई और बड़ा पद लेना है, कमीशन का चेयरमैन बनना है, इसका मतलब है कि उस देश में न्याय नहीं होगा, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। आज जस्टिस DY चंद्रचूड़, जिनके पिता भी जज थे, आजकल दिलीप मंडल ने लिखना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने A से Z के लोगों को बेल दिया, जमानत दी है। लोग कह रहे हैं A से अर्नब और Z से जुबैर, लेकिन उमर खालिद को नहीं मिला। यही लोग पूछ रहे कि यू कहाँ है। आरफा खानम सिरवाई ने कहा, लेकिन असली खबर ये नहीं है। असली खबर ये है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में बन नहीं रही है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बीजेपी का, मोदी का और अमित शाह का खेल कर दिया, तो क्या विधानसभा चुनाव में अमित शाह और मोदी योगी आदित्यनाथ का खेल करना चाहते हैं? देश के एक तेज तरार सांसद की माने तो लगता तो ये अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कि दरअसल 2 साल की व्यवस्था वाला डीजीपी यूपी सरकार ने फैसला किया है कि अब यूपी का डीजीपी दिल्ली तय नहीं करेगा, यूपी तय करेगा और 2 साल का कार्यकाल होगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। डीजीपी वो बनते हैं जो सीनियर होते हैं, चाहे उनका 6 महीने का कार्यकाल बचा रहे या 6 साल का कार्यकाल बचा रहे। तो क्या चल रहा है? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी और अमित शाह में 36 का आंकड़ा है, ये भी बताऊंगा। एक भविष्य वक्ता ने तो यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री का भाषण वायरल हो रहा है, जमीन छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, और लोग तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं बेंगलोर वाले उस नेता के साथ जिस पर जो जेल में हैं। उसके बाद बीजेपी के एक नेता के आरोपी हैं, जितने रेप के आरोपी हैं, चाहे वो BHU वाले आरोपी हों, उन सब के साथ बारे में लोग सवाल कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल, और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि योगी आदित्यनाथ अपना डीजीपी बनाना चाहते हैं, जबकि संजय सिंह अपना डीजीपी बनाना चाहते हैं। क्या है ये डीजीपी का मामला? दरअसल हाल में ये सामने आया है, इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने एक चिट्ठी लिखी और पूछा कि कौन लोग, कितने SC ST के लोग, कर्मचारी जो हैं, अधिकारी, पुलिस अधिकारी, चाहे वो SHO हों, चाहे वो SP हों, DSP हों, जोनल इंचार्ज हों, ADG लेवल के अधिकारी हों, ये लोग कितने SC ST हैं? चंद्रशेखर जी को OBC भी उसमें लगाना चाहिए था, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। तो सोचिए, इस देश में पहले ही SC ST OBC की संख्या कम है, अधिकारी की, कर्मचारी की, नौकरशाह की, IAS PCS, कलेक्टर SP DM की। उसके बाद जो हैं उनके साथ भी सौतेला व्यवहार होता है, बदसलूकी होती है। आप कल्पना कीजिए, आज तो कुछ दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के दौर में क्या होता होगा जब IAS PCS में भी संख्या कम थी और मुख्यमंत्री भी लोग नहीं थे। अब तो कम से कम जिस कम्युनिटी का जो मुख्यमंत्री होता है वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को भर भर कर पोस्टिंग करता है। और ये पोस्टिंग क्यों की जाती है? क्या लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे? नहीं, सिर्फ चुनाव को कंट्रोल करने के लिए। और सोचिए, बीजेपी ने ये सबको सिखा दिया है। यही है दरअसल गुजरात मॉडल। चपरासी से लेकर जज तक को मैनेज करना ही गुजरात मॉडल है, और यही पूरे देश में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और इस देश का अब हर मुख्यमंत्री ये समझ गया, और ये ज़्यादा अच्छा है। अब कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब मुख्यमंत्री बनेगा तो वो भी चुन चुन कर अपने समाज के SC ST OBC किसान वर्गों की बड़े पदों पर नियुक्ति करेगा। तो खबर ये है कि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि डीजीपी उनका आदमी हो, अमित शाह चाह रहे हैं कि डीजीपी उनका आदमी हो, और अमित शाह मोदी जी के आदमी हैं।
तो ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो यूपी की सत्ता बीजेपी, अमित शाह और प्रधानमंत्री को लग रहा है कि यूपी में जो हम लोकसभा का चुनाव 43 सीटें हार गए, कहीं जानबूझकर योगी जी ने ढील तो नहीं दे दिया, मैनेजमेंट नहीं किया क्या? अब ये झटका बड़ा भयानक झटका है और इसी वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार अब लंगड़ी सरकार है। जब नीतीश कुमार चाहें, चंद्रबाबू नायडू चाहें या चिराग पासवान चाहे, सरकार को गिरा देंगे। अब यूपी में भी विधानसभा चुनाव होना है, तो क्या केंद्र की डीजीपी रहेगा, केंद्र अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करेगा? सोचिएगा, जैसे ही चुनाव होता है, अभी डीजीपी ने झारखंड के डीजीपी, चुनाव आयोग ने झारखंड के डीजीपी को हटा दिया, तो कांग्रेस ने भी मांग की कि जो महाराष्ट्र की डीजीपी हैं शुक्ला जी, उनको हटाया जाए, उनको भी बाद में देर से हटाया गया। तो सोचिए, मैनेजमेंट का अगर एक खेल है तो इस खेल में SC ST OBC कहीं टिकेगा? SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक के न तो SHO हैं, न SI है, न SP है, न DM है, न कलेक्टर है, कम संख्या में है। और जो लोग हैं उनका कभी गिरफ्तारी हो जाती है, उनका कभी CS खराब कर दिया जाता है, उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच चला दी जाती है। तो आज भी SC ST OBC के अधिकारी भी आप बन जाए, SP DM कलेक्टर बन जाए, तब जातिवाद आपका पीछा करना शुरू कर देता है। तो हर ताले की चाबी राजनीति है। जब तक SC ST OBC के लोग समझदारी से वोट नहीं करेंगे और जब तक उनका CM नहीं होगा, PM नहीं होगा, राज्यपाल नहीं होगा, तब तक आपके लोगों को न तो अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, न आपको अधिकार मिलेगा। ये एक सबसे बड़ी खबर है जो पूरे बातचीत से हमें समझ में आता है और इसीलिए तनातनी है। अखिलेश यादव ने तो 2 कदम आगे जाकर कहा है कि ये सब कुछ कैसे चल रहा है, इसका कौन जिम्मेदारी लेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं सोचिए किस तरह से बिहार में एक बदमाश जो मस्जिद में घुसकर झंडा फहरा रहा था, उसकी गिरफ्तारी हो गई। अब बताइए, किसी नेता का बेटा झंडा ये हिंदू मुस्लिम करने जाएगा? अमित शाह जी का लड़का क्या करता है? BCCI चला रहा है। BCCI, सोचिए टीम इंडिया कितना बुरी तरीके से न्यूजीलैंड से फ्लश आउट हुई है, 3 टेस्ट मैच की सीरीज हार गए। लेकिन क्या मजाल है कि कोई BCCI चलाने वाले अमित शाह के बेटे से पूछे, तो आप तो खैर वो ICC में चले गए। अब सुना है कि अरुण जेटली के बेटे जो हैं वो अब BCCI को चलाएंगे। तो अरुण जेटली का बेटा BCCI चलाएगा, आपका बेटा झंडा उठाएगा। अच्छा बताइए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से किस दल को फायदा होता है? क्या उस दल के किसी नेता, अब मोदी जी के तो बाल बच्चा नहीं है, तो उन पर भी पूछे थे कि उनका बच्चा है कि नहीं। भाई भतीजा को ही भेज देते हैं हिंदू रक्षा में। योगी जी को भी बाल बच्चा नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को तो है, उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री को तो है। क्या उनका बेटा जाता है झंडा फहराने? तो इस तरह के सांप्रदायिक दंगा में रहिएगा तो आप जेल जाइएगा, ये समझिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो वायरल हो रहा है। एक तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा, मैं वैसे मानता नहीं कि प्रधानमंत्री टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे और भगवंत मान जेल जाएंगे। ये चूँकि अब जो लोग इसको मानते हैं उनके लिए मैं खबर बता दे रहा हूँ। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का स्लिप ऑफ टंग हो गया कि उन्होंने जानबूझकर कहा ये बेटी छीन लेंगे। तो झारखंड में लगातार चुनाव टसल पूरा बढ़ता जा रहा है। सोचिए, महाराष्ट्र के मुकाबले सारा जोर झारखंड पर है। लोग कह रहे हैं कि झारखंड मिनरल से भरा हुआ है और बीजेपी किसी भी तरह से छत्तीसगढ़, ओडिशा पर उसका कब्जा है। अब वो चाहती है झारखंड पर भी कब्जा हो। एक और चीज़ इसी बीच बता दूं, इस देश की विडंबना देखिए। मैं छत्तीसगढ़ भी घूमा हूँ, उड़ीसा भी घूमा हूँ, झारखंड भी घूमा हूँ। उन सब जगह पर ट्राइबल हैं, आदिवासी ज़्यादा हैं, ज़्यादा संख्या में हैं। तो वहाँ सब जगह माइनिंग होती है, खनन होता है, खनिज पदार्थ लूटे जाते हैं, आदिवासियों को मारा जाता है, न्याय नहीं मिलता है। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल, जहाँ जनरल कैटेगरी के लोग ज़्यादा हैं, उसको देवभूमि कहा जाता है। वहाँ माइनिंग नहीं होती, खनन नहीं होता, वहाँ सिर्फ पर्यटन का धंधा है। वहाँ उनको देवभूमि कहा जाता है। वहाँ मंदिर बनाए जाते हैं, खनन नहीं होगा। लेकिन जो पहाड़ आदिवासियों के हिस्से में है, जिस पहाड़ पर आदिवासी रहते हैं, पिछड़े रहते हैं,
इस देश में दो ही ऐसे राज्य हैं, उत्तराखंड और हिमाचल, जहां जनरल कैटेगरी की संख्या ज़्यादा है। तो ये भी सबब है, लेकिन हेमंत सोरेन लगातार वहां करारा जवाब दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग माटी लूट लेंगे, बेटी लूट लेंगे, रोजी रोटी छीन लेंगे। लेकिन सोचिए, जो बीजेपी SC ST OBC की राजनीति कर रही थी झारखंड में, वहाँ नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ तो SC ST OBC और की पार्टी ही है, हेमंत सोरेन की पार्टी। मैं भी झारखंड घूम कर आया हूँ। आदिवासी पिछड़े वोट की एकजुटता है, मुस्लिम समाज की एकजुटता है, और बीजेपी के लिए मुश्किल है। वही बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में अब लगभग चुनाव फंस गया है, और जो बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा था, वहाँ मराठा जो आंदोलन चला रहे हैं रिजर्वेशन के लिए, उन्होंने जिस तरह से बैकफायर किया, उसके बाद से वहाँ भी अब SC ST OBC के लोग एकजुट हो रहे हैं, और वो देवेंद्र फडणवीस से खासे नाराज हैं। वैसे मराठा समाज ने तो तय कर लिया है कि देवेंद्र फडणवीस को वो चुनाव नहीं जीतने देंगे, लेकिन वहाँ राजनीति रिजर्वेशन का मुद्दा था। लेकिन वही है, गठबंधन वाला जो मामला है, कांग्रेस की सबसे कमज़ोर नस है गठबंधन। वो करती है जहां कमज़ोर है, जहां मजबूत है वहां नहीं करती है, और वो बेईमानी करती है गठबंधन में। झारखंड में भी उसने ज़्यादा सीटें ली हैं, जबकि वोट है नहीं। वहीं सोचिए, दिल्ली में कह रही है बीजेपी कि हम JDU और LJP को भी सीट देंगे, क्योंकि पूर्वांचल के लोग हैं। वही बीजेपी हर छोटे छोटे दलों से गठबंधन करती है। झारखंड में भी उसका आजसू से गठबंधन है। तो ये अपडेट है जो सोशल मीडिया पर वायरल, और इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की जोड़ी जो है बीजेपी पर वहाँ भारी पड़ रही है। तमाम लाव सोचे, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, उसके बाद भी हेमंत सोरेन भारी पड़ रहे हैं। एक खबर है कि उनको 1.5 घंटा एयरपोर्ट पर बैठा दिया गया। आज JMM ने सवाल पूछा है हेमंत सोरेन की पार्टी ने कि क्या मैं आदिवासी हूँ इसलिए मुझे हेलीकॉप्टर चढ़ने से रोका जा रहा है ताकि मैं प्रचार न कर पाऊँ, जबकि 50 किलोमीटर दूर ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता है। मैं तो 150 किलोमीटर दूर जा रहा था। पप्पू यादव भी प्रचार में हैं। तो सबसे लेकिन मज़ेदार सोशल मीडिया पर खबर है, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में जो तू मैं चल रही है। DGP को लेकर संजय सिंह ने सरेआम कहा है, अखिलेश यादव इस पर ट्वीट कर रहे हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से प्रधानमंत्री को मिलीजुली सरकार बनाने के लिए मजबूर कर दिया, क्या मोदी और अमित शाह की जोड़ी यूपी में योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटा देगी? अखिलेश यादव ने यही कहा है कि जो लोग नियम बना रहे हैं कि 2 साल तक लगातार DGP रहेंगे, वो खुद 2 साल रहेंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये आज की बड़ी राजनीतिक खबरें थी। राजनीति की खबरों में बहुत चीज़ आपको खुद समझना पड़ता है। झारखंड और महाराष्ट्र में अब लगभग लग रहा है कि बीजेपी का पलड़ा जो भारी था वो कमज़ोर पड़ रहा है, और अगर ये 2 चुनाव हार जाती है बीजेपी तो केंद्र में फिर आपको बड़ा बदलाव दिखेगा, और हो सकता है कि उस एस्ट्रोलॉजर की बात सही न निकल जाए। आपकी क्या राय है? हरियाणा और की तरफ जादुई खेल होगा या महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी का पत्ता साफ होगा? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।